जहाँ तक असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक है, ये एक वेलकम स्टेप है। बहुत अच्छी चीज़ है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर रिस्टोर होने जा रहा है। तो उसी सिलसिला की कड़ी है कि हमने भी अपनी मीटिंग्स जो हैं वो शुरू की हैं। कल हमने धरमाड़ी में की थी, आज सलाल और नास ब्लॉक में की, और फिर यहाँ पर रियासी ब्लॉक के अंदर की। और मकसद ये है कि हम थोड़ा सा हट के एक अच्छी तरह से लोगों के से डेलिब्रेशन करके, लोगों को इन्वॉल्व करके एक बात करें ताकि अच्छे नुमाइंदे लोगों के आगे आ सकें। तो एक राय बनाने की कोशिश की कि किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, कौन इलेक्शन लड़े, कौन किस तरह से लड़ना चाहिए, किस मोड में आना चाहिए, और क्या इश्यूज हमारे हों जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है आगे विधानसभा इलेक्शन के बाद। 10 साल के बाद मौका मिल रहा है, आप किस प्रकार से देखते हैं? पहला इतिहास जो है माना जा रहा है कि बहुत बार देखा है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सरकार बनती है, लेकिन पहला यहाँ देखा गया कि जम्मू में ऐसा हुआ है। तो 10 साल के बाद मौका मिल रहा है, क्या देखते हैं उस चीज़ को? पिछला इलेक्शन जो है वो 2014 में हुआ था जब जम्मू कश्मीर रियासत थी, और आज उसके 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है जब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। उस निस्बत से देखा जाए तो इस असेंबली से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो अफसरशाही की, बाकी चीज़ों की जो चीज़ें, जो लोगों के राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं, उनमें जो कहीं ना कहीं लोगों की रसाई नहीं हो रही थी, उस चीज़ में जो कमी आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों तक पहुंचने में जो कमी आई थी, एक्सेसिबिलिटी लोगों की कमी आई थी, उसके लिए सोचा, लोगों को लगता है कि हम एक नई सुबह लेके आएंगे। और ख़ास तौर पर जो यूथ्स हैं, नौजवान लोग हैं, 2012 के बाद कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, और उस 2012 के बाद अब एम्प्लॉयमेंट के लिए वो नौजवान जो है वो लड़ना चाहता है। वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर के यूथ भी अच्छी तरह से एक क्लियर पॉलिसी के तहत उनकी रिक्रूटमेंट हो, एक शफाफ तरीके से उनकी रिक्रूटमेंट हो, और जितनी भी असामियाँ जो हैं वो खाली पड़ी हैं या कोई नई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ निकाली जाएँ जहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। अगर आप कंटेस्ट करते हैं तो कहाँ से करेंगे, जैसे बताएंगे इसके बारे में? क्या चाहते हैं? अभी तो ये बहुत अर्ली क्वेश्चन है, और इसी के लिए हम ये चिंतन मंथन कर रहे हैं, और जब लगेगा कि ऐसा लोगों की राय बनेंगी तो हमें किसी जगह से भी लड़ने में कोई आपत्ति नहीं। अगर आप लड़ते हैं तो क्या पॉइंट रखे जाएंगे? लोगों के सामने क्या मेमोरेंडम लेकर आप जाएंगे? क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप लड़ेंगे? मेरा तो एक ही मकसद है कि लोगों की आरजुएं, लोगों की ज़रूरतें, लोगों की मजबूरियां, उनको एड्रेस किया जाए। किस तरह से एड्रेस किया जाए? हमारे रियासी ज़िला की इकनॉमिक कंडीशन को देखा जाए तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर टूरिज़्म सबसे ज़्यादा है, 1.25 करोड़ के करीब टूरिस्ट आता है। यहाँ पर हम बिजली पैदा सबसे ज़्यादा करते हैं, और यहाँ पर बहुत से इश्यूज़ ऐसे थे जो डिले हो गए हुए हैं। आप हेल्थ फैसिलिटी एक अगर देखे जाए, कटरा के हॉस्पिटल के अलावा, यहाँ कटरा जो नारायणा का हॉस्पिटल है, उसके अलावा कोई अच्छा हेल्थ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बहुत से ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर एक अच्छा JNV टाइप और एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और तालीम, सेहत, एम्प्लॉयमेंट और दूसरी चीज़ें के बड़ी बड़ी स्कीमें, जिस तरह विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट बिडा के अंदर जो है काफ़ी देर से शुरू होना था, जिससे पावर जनरेशन होती। मिनी अनस हाइडल प्रोजेक्ट की बात थी। रेलवे के अंदर बहुत से इश्यूज हैं। अब रेलवे कंप्लीट होने वाली है, लेकिन लोग जो उससे अफेक्टिव हुए हैं उनके बहुत से इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ कंथान से लेकर संगलदान तक जो सड़क एक्सेस रोड बनाई गई है उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, आज टूरिज़्म की जो चीज़ें यहाँ बनी थी, हम सूला पार्क को ले लें, हम जो नीचे TRC बिल्डिंग को ले लें, हम इसके पास सियाड़ बाबा को ले लें, या हम ये जो हमारा चनका है, ऊपर जो बड़े बड़े मिडोज़ हैं हमारे लोग, माहौर के अंदर, बुदन के अंदर, थुरू के अंदर, कौसरनाग की यात्रा यहाँ पर होती है। यानी ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं। आप वहाँ के अंदर देखें तो बहुत से अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। उनको ये 1.25 करोड़ टूरिस्ट को हम किस तरह से डाइवर्ट कर सकें इन जगहों के लिए, और साथ में उनका स्टे किस तरह से इंक्रीज़ कर सकें। वरना रेलवे के आने से एक ऐसा एप्रीहेंशन है कि ये टूरिस्ट जो यहाँ पर स्टे करता था ये सीधा कश्मीर की तरफ ना चला जाए, तो उसको किस तरह से हम एक दिन का और स्टे उनका इस रियासी ज़िला के अंदर रखें, वो कई सवाल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। देखिए, सलाल हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये सबसे ज़्यादा NHPC से इनकम जनरेट करती है,
और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ लोगों का पानी, लोगों की ज़मीनें, लोगों के घर, उस सब को जो है यूज़ किया गया है उस वक्त जब इसको कंस्ट्रक्शन की गई है। मुझे एक चीज़ की कमी लगती है कि उस वक्त ऐसे प्रोविज़न नहीं रखे गए थे, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो छोटे छोटे काम, कभी हम सड़क पक्की करवा देते हैं, कभी स्कूल में हम कंप्यूटर दिलवा देते हैं, जहाँ इनका अगर हम एज ए कंज्यूमर बिजली पर यूनिट इतनी कॉस्टली लेते हैं, तो हमें भी देखना चाहिए कि यहाँ के जो सराउंडिंग जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं, कम से कम 3-4 किलोमीटर रेडियस जो है उसका सराउंडिंग है, उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सलाल यहाँ पर ज्योतिपुर में इतना अच्छा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक वक्त बना हुआ था, उसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के लोगों को, जैसे मैंने पहले बात की, एक अच्छा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जो है वो देने की ज़रूरत है। उसको अगर एनएचपीसी पब्लिक के लिए खोल के एक अच्छी तरीके से उसको अपग्रेड करें, मुझे लगता है वो फैसिलिटी भी लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर के अंदर कोई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करे, जिससे यहाँ का एक अच्छा एजुकेशन स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो सके, आम आदमी अफोर्डेबल, मैं ये लफ्ज़ यहाँ पर जरूर कहूँगा, अफोर्डेबल, जो गरीब आदमी जिसको अफोर्डेबल, वरना तो कास्टली और फिर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो इन सब पर काम करने की ज़रूरत है। बेशक मैंने यही कहा कि हमारे लोग प्रेफर करेंगे कि हम सेकुलर फाइबर रखने वाली उन पार्टियों, उन ताकतों के साथ मिलकर काम करें, और हमारा प्रेफरेंस होगा कि जो सेकुलर ताकतें हैं जो लोगों को तकसीम ना करें, उनके साथ हम तालमेल करें।